एक व्यक्ति जो आरओ के पानी की सप्लाई किया करता था, उसे रात की शादी में आरओ का पानी पहुंचाने का टेंडर मिलता है और जैसे ही वो अपने ऑर्डर को कंप्लीट करके वहां से वापस लौट रहा था तो रास्ते में देखता है कि एक एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के दौरान एक महिला की हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। वह उतरकर उस महिला के पास जाता है और वहां पर उस महिला को सभी लोगों की तरह देखकर वहां से वापस आने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो दोबारा से उस महिला की तरफ देखता है और उसकी शक्ल उसे जानी पहचानी सी लगती है। इसके बाद वह व्यक्ति उसे अपने ऑटो में बिठाता है जिस ऑटो से वो पानी की सप्लाई किया करता था और सीधा वहां के हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल में जाकर वो उसे एडमिट कर देता है तो डॉक्टर साहब उसे पूछते हैं कि तुम इसके कौन लगते हो, तो वह लिखवा देता है कि मैं इसका पति हूं। कौन थी वह महिला? क्या ये सच में इसका पति था? अगर पति था तो पहली ही बार में इसने उसे क्यों नहीं पहचाना? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता हैं और एक उनका लड़का है जो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने घर के रोजगार को संभाल रहा है। उनके पास एक आटा चक्की है और साथ में एक आरओ का प्लांट है जिस आरओ के प्लांट से वो पानी सेल किया करते हैं और अच्छा खासा रुपए पैसा कमाया करते हैं। परिवार के अंदर किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा पैसा कमाया करते हैं और उनका समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। लड़के का नाम होता है सुरेश। अब सुरेश शादी के योग हो गया था तो उसके पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उससे शादी के लिए बोलने लगते हैं। तो बेटा भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाता है और कहता है कि ठीक है पिताजी, कोई अच्छी सी लड़की देखकर मेरी शादी करा दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुरेश के पिता सुरेश के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिल भी जाती है। लड़की का नाम था सीमा और सीमा देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके बाद जो सुरेश के पिता होते हैं सीमा से सुरेश की शादी की बात तय कर देते हैं और परिवार वालों की सहमति से दोनों बच्चों की शादी करा दी जाती है। सीमा के घर में उसकी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है और उसके माता पिता दिल्ली के अंदर ही रहा करते हैं। सीमा की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद सीमा सुरेश के घर में दुल्हन बनकर आती है। अब जैसे ही सीमा सुरेश के घर में दुल्हन बनकर आई थी तो सभी लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया था क्योंकि सीमा देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और सभी लोग सुरेश को इस बात के लिए ढेर सारी बधाइयां देते हैं। अब सुरेश भी इस बात को देखकर इतराने लगता है कि उसकी पत्नी बेहद ही खूबसूरत है और सभी लोग उसकी तारीफ किया करते हैं। इसके बाद जो सुरेश होता है वह सीमा के साथ अपने घर में रहने लगता है और सीमा से ढेर सारा प्यार करने लगता है। वह सीमा की हर छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा कर दिया करता और उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होने दिया करता। सीमा घर के अंदर रहती है लेकिन छोटी छोटी बातों पर सुरेश के घर वालों से लड़ाई कर दिया करती है। इस बात को सुरेश संभाल लिया करता है और अपने माता पिता को भी समझा दिया करता है और सीमा को भी समझा दिया करता है। इसी तरह से समय बीतता है और समय के साथ साथ इस बात को लगभग 2 साल बीत गए थे। 2 साल तक सुरेश सब कुछ संभालता रहता है लेकिन 2 साल बाद सुरेश इन सभी चीजों में नाकामयाब हो जाता है जिन चीजों को वो अब तक करता आ रहा था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है लेकिन उसकी पत्नी के अंदर एक दिक्कत है, वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाया करती है और घर वालों से लड़ाई कर दिया करती है। दरअसल दोस्तों जो सीमा के माता पिता थे वो लगातार सीमा से फोन पर बातें किया करते हैं और बातें करने के बाद उसे उल जलूल हरकतें सिखाया करते हैं। कहा करते हैं कि तुझे वहां पर दबने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और तू वहां पर जरा सा भी काम नहीं करेगी, जो कुछ करना है वो लोग खुद करेंगे और तू आराम से उस घर के अंदर रह। अगर तुझे कोई भी परेशानी होती है तो तू फौरन से यहाँ पर आ जा। इन्हीं बातों को सुन सुनकर सीमा का दिमाग खराब रहा करता है और इसी वजह से वो सुरेश के घर वालों से लड़ाई कर दिया करती है। हालांकि सुरेश के घर में सुरेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था तो और कोई उस घर में नहीं था, लेकिन सीमा अक्सर सुरेश की मां से बुरी तरह से लड़ाई कर दिया करती है और अब सुरेश इन सभी बातों को संभालने में नाकामयाब रहता है। अब ऐसे एक दिन लड़ाई के दौरान जो सीमा है सुरेश की मां को कुछ ज्यादा ही भला बुरा कह देती है तो सुरेश की मां से भी ये बात सहन नहीं होती तो वह भी उससे उल्टी लड़ाई करने लगती है। इसके बाद सीमा अपने मायके में फोन कर देती है और मायके वाले उसे लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और अपने साथ सीमा को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब सीमा रूठकर मायके चली गई थी और सुरेश जैसे ही अपने काम से वापस आता है तो देखता है कि घर के अंदर उसकी पत्नी नहीं है जिससे वो बेइंतहा प्यार किया करता है और अभी तक भी वो उससे प्यार ही करना चाहता है। इधर जो सीमा थी अब तक वो यहाँ पर रही थी तो थोड़ा थोड़ा प्यार उसको भी सुरेश पर आने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों की बातें उसके दिमाग में घर कर चुकी थी और जो बातें उसे सुरेश के पास जाने से रोक रही थी। अब सुरेश घर वालों से सीमा को मना कर लाने की बात करता है तो उसके घर वाले भी कह देते हैं कि बेटा ठीक है, तू बेशक से बहू को मना कर लिया क्योंकि इस तरह की छोटी मोटी बातें हर घर में हो जाया करती हैं। सुरेश वहां से सीमा के घर पर जाता है और वहां जाने के बाद सीमा से अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है, लेकिन जो सीमा के माता पिता थे वो सुरेश से साफ साफ इनकार कर देते
देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमारी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और अब तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का तलाक होगा और सीमा सदा मदा के लिए यहीं पर रहेगी। इस बात को सुनने के बाद सुरेश को बड़ा ही बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी से बात करने का आग्रह करने लगता है, लेकिन सीमा के घर वाले सीमा को वहां पर नहीं बुलाते हैं और सुरेश की उससे बात नहीं होने देते हैं। इधर सीमा कमरे के अंदर बैठी हुई ये सारी बातें सुन रही थी और उसे बार बार लगता है कि वो सुरेश से जाकर बात करे और उसके साथ उसके घर पे चली जाए, लेकिन सीमा ऐसा नहीं कर पाती है और वो कमरे के अंदर बैठी बैठी इन सभी बातों को सुन सुनकर मायूस सी बैठी रहती है। उसके बाद सुरेश थोड़ी बहुत देर तक उनसे मिन्नतें करता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। सुरेश वहां से आ गया था और उसे इस बात का बड़ा ही दुख लगता है कि उसने अपनी पत्नी को कभी भी किसी भी बात के लिए परेशान नहीं होने दिया, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी रूठ कर मायके चली गई है और वहां से आने का नाम नहीं ले रही है। उल्टा उसके घर वाले तलाक की बात कर रहे हैं और जो बात सुरेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। इसके बाद सुरेश सीमा को लेने के लिए नहीं जाता है। लगभग 6 महीने ऐसे बीत जाते हैं और 6 महीने बाद अचानक से सुरेश के पास तलाक के सम्मन आते हैं, जिनमें सीमा की तरफ से लिखा हुआ था कि वो उससे तलाक लेना चाहती है। अब इस बात को देखकर सुरेश को थोड़ा सा गुस्सा आता है, क्योंकि वह सीमा से प्यार किया करता था, लेकिन सीमा ने उसके पास तलाक का मैसेज भिजवा दिया था। इसके बाद सुरेश सीमा को तलाक देने का फैसला कर लेता है और उसके बाद कोर्ट में जाकर तलाक का केस लड़ने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और इस कोर्ट केस को चलते हुए लगभग 1.5 साल बीत गया था और 1.5 साल के अंदर इस कोर्ट केस का फैसला आ जाता है। फैसले के अनुसार सुरेश को लगभग 10 लाख रुपए सीमा के घर वालों को देने थे, जो उनकी शादी में खर्चा आया था उसके एवज में। इसके बाद जो सुरेश होता है उन पैसों का इंतजाम करने लगता है और इंतजाम करने के लिए वह अपनी उस आटा चक्की को बेच देता है जो उनके घर की जीविका का सहारा था और सीमा के परिवार वालों को 10 लाख रुपए दे देता है। 10 लाख रुपए देने के बाद सुरेश अपने घर है, इधर सीमा अपने घर है। सुरेश अब उन पैसों की भरपाई करने के लिए दिन रात मेहनत करने लगता है और वह आरओ के प्लांट को अच्छी तरह से चलाने लगता है। कभी कभी सुरेश बैठा बैठा सोचा करता है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ कितना गलत किया है। उसने किसी भी बात के लिए उसे परेशान नहीं होने दिया, लेकिन उसने फिर भी उससे तलाक ले लिया और एवज में 10 लाख रुपए भी ले लिए। इन बातों को सोच सोचकर कभी कभी सुरेश रोने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने काम धंधे पर फोकस करता है और दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। अब इसके बाद एक दिन सुरेश के पिता उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तू दूसरी शादी कर ले। तो सुरेश कहने लगता है कि पिताजी अभी मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो हमारे वो पैसे भी पूरे नहीं हुए जिन पैसों को मैंने सीमा के घर वालों को दिया था तलाक के लिए। अब इससे पहले दूसरी शादी करूंगा, कहीं उसने भी ऐसा ही कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। ऐसा कहकर वो अपने घर वालों से शादी के लिए मना कर देता है और दिन रात एक करके उसी काम में मेहनत करने लगता है और उन पैसों की पूर्ति करने लगता है। उसे काम करते हुए लगभग 2 साल बीत गए थे और 2 साल के अंदर उन पैसों की भरपाई कर चुका था जो पैसे उसने सीमा के घर वालों को दिए थे तलाक के एवज में। इसके बाद उसके पिता फिर से उसे शादी के लिए कहने लगते हैं तो सुरेश उनसे कहता है कि ठीक है बाबूजी, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर दो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सुरेश के दिल में अब भी सीमा का प्यार है और वह उसको सोच सोच कर अकेले में फूट फूट कर रोया करता है। अब सुरेश ने अपनी उस आटा चक्की को भी वापस ले लिया था और साथ में वो आरओ प्लांट का काम भी किया करता था। अच्छे से दिन कटने लगते हैं। सुरेश को एक रात की शादी का ऑर्डर मिलता है जहां पर उसे आरओ को पानी पहुंचाना था। उसके बाद जो सुरेश होता है अपने उस ऑटो को लेता है जिसमें वो पानी सप्लाई किया करता है और उसे लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसे पानी की सप्लाई देनी थी। पानी की सप्लाई देने के बाद वह उन लोगों से पेमेंट लेता है और वहां से वापस आने लगता है। तभी रास्ते में अचानक से उसे एक एक्सीडेंट दिखाई देता है, जिस एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा थी। इसके बाद सुरेश वहां पर अपने ऑटो को रोकता है और उतरने के बाद वो भी एक्सीडेंट को देखने लगता है। देखने के बाद उसे पता चलता है कि एक महिला जो बुरी तरह से इस एक्सीडेंट में जख्मी हो गई है और उसकी अभी सांसें चल रही हैं। अब सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कह रहा था तो कोई ये कह रहा था कि किसी ऑटो में बिठा दो और इनको जाने दो, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इसके बाद सुरेश भी उन सभी लोगों की तरह वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उसे एक चीज दिखाई देती है जिस चीज को देखने के बाद वह वापस मुड़ता है। उसे उस महिला के हाथ में एक कड़ा दिखाई देता है, जो कड़ा कभी सुरेश ने अपनी पत्नी सीमा को दिया था वैसा ही कड़ा उस महिला ने पहन रखा था। इसके बाद सुरेश उस महिला को पलटता है और पलटते ही एकदम से उसे दिखाई देता है कि यह महिला और कोई नहीं उसकी वही पत्नी सीमा है जिससे उसका तलाक हो गया था। अब जैसे सुरेश सीमा को इस हालत में देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। वह कुछ लोगों की मदद लेता है और मदद लेने के बाद सीमा को अपने उसी ऑटो में बिठा लेता है जिससे वो सप्लाई करके वापस आ रहा था। सीमा को लेकर फौरन से वो वहीं के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वहां जाकर सीमा को एडमिट करा देता है। एडमिट करने के बाद डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि भाई तुम कौन लगते हो इसके, तो वो बता देता है कि जी मैं इसका पति हूं और ये मेरी पत्नी है। इसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर पुलिस भी आती है और पुलिस को सुरेश बता देता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था
और उसके बाद मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। पुलिस वाले सुरेश का नाम और पता लिख लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सीमा को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था और वहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। इधर जो सुरेश होता है बाहर काउंटर पे जाता है जहाँ पर रिसेप्शन था और वहाँ जाकर कहने लगता है कि आप इनके घर वालों को फोन कर दीजिए, वो यहाँ पर आ जाएंगे और इससे मिल लेंगे। तो उसके बाद रिसेप्शन वाले कहते हैं कि आप हैं तो सही, लेकिन तभी सुरेश बता देता है कि ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है और इससे मेरा तलाक हो गया है। तो रिसेप्शन वाले उससे नंबर लेते हैं और नंबर लेने के बाद सीमा के घर वालों के पास फोन कर देते हैं। तो वो इस बात को सुन तो लेते हैं और कहते हैं कि सुबह हम आ जाएंगे, तब तक आप उसका अच्छे से ख्याल रखना, सुबह हम आकर आपका बिल चुका देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने फोन काट दिया था और यह बात जैसे सुरेश देखता है तो उसे इस बात का बड़ा ही बुरा लगता है। इसके बाद सुरेश ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा हो जाता है, सीमा के स्वस्थ होने की कामना करता रहता है। लगभग 2 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर बताता है कि अच्छे से ऑपरेशन हो गया है और आपकी पत्नी की जान बचा ली जाएगी। इसके बाद सीमा को वहां से शिफ्ट कर दिया गया था और सीमा के अभी होश में आने का टाइम बाकी था। सुरेश के घर वालों का फोन उसके पास आता है तो सुरेश बता देता है कि इस तरह से सीमा का एक्सीडेंट हो गया था और मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। इसके बाद सुरेश के माता पिता उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने ये क्या कर दिया, तू उसे लेकर क्यों चला गया? अगर उसके घर वालों को पता चल जाएगा तो वो तुम्हारे ऊपर दोबारा से केस कर देंगे और दोबारा से हमसे पैसे ऐंठने लगेंगे। दरअसल जब इनका तलाक हुआ था तो पैसों की रकम को बढ़वाने के लिए सीमा के माता पिता ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। इस बात को सुनकर जो सुरेश अपने माता पिता से कह देता है कि माँ बाबूजी भले ही जो भी हो जाए, लेकिन जब तक ये होश में नहीं आएगी तब तक मैं यहाँ से हिलने वाला भी नहीं हूँ। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और सुबह तक सीमा के माता पिता भी वहां पर आ गए थे। अब जैसे सीमा के माता पिता वहां पर आए थे तो उसी दौरान सीमा को होश आता है और जो डॉक्टर होते हैं वो सुरेश को बताते हैं कि आपकी पत्नी को होश आ गया है। इसके बाद सुरेश सीमा के पास पहुंच जाता है और उससे कहने लगता है कि सीमा अब तो तुम ठीक हो ना। अब जैसे सीमा देखती है कि सुरेश उसके सामने खड़ा है तो इस बात को देखकर एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब सीमा की इस हालत को देखकर सुरेश की आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे और वह सीमा को चुप कराता और कहता है कि कोई बात नहीं। इतनी ही देर में सीमा के घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं और वह आकर सुरेश पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। सीमा यह सब कुछ देख रही थी और इसी दौरान जो सीमा का पिता होता है वो सुरेश को धमकाता है और धमकाते हुए वहां से भगा देता है। अब सुरेश ना चाहते हुए भी सीमा को ऐसी हालत में छोड़कर वहां से चला गया था क्योंकि अब सीमा से उसका कोई भी ताल्लुकात नहीं था। इसके बाद 2-3 दिन तक सीमा का वहां पर इलाज चलता है और इलाज के दौरान सीमा के माता पिता सीमा को सुरेश के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बेटी अब तुम्हारा एक्सीडेंट तो हो ही गया है, अब इसके लिए तुम इसको गुनहगार बना दो और उसके बाद इससे और भी पैसा ऐंठ लेंगे। सुना है बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। यह बात सुनकर सीमा को गुस्सा तो आता है लेकिन अभी वो अपने माता पिता से कुछ नहीं कहती है और कहती है कि कोई बात नहीं माँ बाबू जी, अभी मुझे ठीक हो जाने दो और उसके बाद ये सब कुछ देख लेंगे। अब ठीक होने के दौरान जो महिला रिसेप्शन पर बैठी हुई थी वो सीमा के पास आती है और सीमा को सुरेश के बारे में बताने लगती है क्योंकि उसे पता था कि इन दोनों का तलाक हो गया है और उसके बावजूद भी जो सुरेश है सीमा से बहुत ज्यादा प्यार किया करता है। यही बात वह सीमा को बता देती है और इस बात को सुनकर सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। अब जब वो नर्स उसे रोता हुआ देखती है तो उससे पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ, तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ था? तो सीमा उसे पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि मैं तो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से हम दोनों का तलाक हो गया और अब हम दोनों एक दूसरे से अलग रहा करते हैं। इस बीच मेरे माता पिता ने भी मेरे तलाक में पूरा साथ दिया था और ज्यादातर वही इस तलाक के लिए कसूरवार है। तो नर्स जब उसकी पूरी कहानी सुनती है तो उसे बता देती है अगर तुम अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करना चाहती हो तो उसी लड़के से दोबारा शादी करो जो तुम्हारे लिए इतना बावला है, क्योंकि जब तक तुम बेहोश थी जब तक वो यहाँ से हिला तक भी नहीं था और तुम्हारे इंतजार में बाहर खड़ा हुआ था। इस बात को सुनकर सीमा अपने मन के अंदर एक फैसला कर लेती है कि उसे सुरेश से ही शादी करनी है और जैसे वो यहाँ से ठीक होगी तो सुरेश के परिवार वालों से माफी मांगेगी और दोबारा से सुरेश के पास रहने लगेगी। अब कुछ दिनों बाद सीमा ठीक हो जाती है और ठीक होने के बाद अपने परिवार वालों से कहने लगती है कि मुझे दोबारा से सुरेश से शादी करनी है। इसके बाद उसके परिवार वाले कहते हैं कि बेटी तू वहां पर कहां जाएगी, तेरी हम दूसरी शादी करवा देते हैं और वो लोग तो बुरे हैं, तुझे अच्छी तरह से घर के अंदर नहीं रहने देते। लेकिन इस बार जो सीमा होती है वो चुप नहीं रहती है और अपने घर वालों से चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा पति मुझसे बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और तुम लोगों ने मेरा उससे तलाक करवा दिया। दरअसल दोस्तों तलाक के बाद जो सीमा है वो बार बार सुरेश की उन बातों को सोचा करती जब सुरेश उसकी छोटी सी खुशी के लिए बहुत कुछ ऐसा कर दिया करता था जो शायद बहुत ज्यादा प्यार करने वाला भी नहीं कर पाता।
इसके बाद सीमा अपने फोन को निकालती है और सुरेश के पास फोन कर कर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि सुरेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद सुरेश इस बात को सुनकर मानो इस बात के लिए तैयार ही था, तो वह कहता है कि ठीक है सीमा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद तुम घर के अंदर छोटी मोटी लड़ाइयाँ मत किया करना। सीमा उससे माफी मांगती है और कहती है कि यह सब कुछ मेरे घर वालों की वजह से हुआ था और आइंदा तुम्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद सुरेश वहां से वहां पर आता है और वहां पर आने के बाद अपनी पत्नी सीमा को लेकर वहां से जाने लगता है। जब वो सीमा को लेकर जा रहा था तो सीमा के माता पिता कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीमा उन्हें डांट देती है और कह देती है कि तुम लोग मेरे बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है। इसके बाद सीमा सुरेश के साथ चली जाती है और वो दोनों एक मंदिर में जाकर दोबारा से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद सुरेश सीमा को लेकर दोबारा से उसी घर में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद जो सीमा होती है अपने सास ससुर से भी माफी मांगती है और उन्हें पूरी कहानी के बारे में बताती है। इसके बाद सीमा सुरेश के साथ मिलकर अपने घर वालों से उन पैसों को भी वापस ले लेती है जो पैसे तलाक के एवज में सुरेश ने सीमा के घर वालों को दिए थे और सीमा के घर वालों ने उन्हें अपने काम में लगा दिया था। सीमा के पिता को अर्जेंट में उन पैसों को इधर उधर से करना पड़ता है और सीमा को देना पड़ता है, वरना सीमा उन्हें कोर्ट केस करने की धमकी दे रही थी और इसी धमकी के दौरान उसके माता पिता उसे 10 लाख रुपए वापस लौटा देते हैं। अब सीमा अपने सास ससुर के साथ अच्छी तरह से रहा करती है और घर के अंदर कैसा भी कलह का माहौल नहीं बनाया करती है। सुरेश और सीमा अच्छे से जिंदगी जीते हैं और सीमा कभी भी अपने मायके वालों से बात नहीं किया करती है, यहां तक कि उसने अपने माता पिता से बात करना भी बिल्कुल से बंद कर दिया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जहां पर दो पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से उनके कई साल बर्बाद हो गए और वो दोनों एक दूसरे से अलग रहे। आप क्या कहना चाहते हो सीमा के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो सुरेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।